केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर्स का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले वाले की बात करें तो हम पर्टिकुलर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, मीन्स रासायनिक बलगतिकी में। हमने बात की इससे पहले वाले वीडियो में प्रथम कोटि के अभिक्रियाओं के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, प्लस हमने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की भी बात की। आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो ताप की निर्भरता का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर, उसे बात करेंगे और ताप गुणांक की बात करेंगे। तो टॉपिक आता है इसमें अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्यतया वह ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप समानुपाती होता है अभिक्रिया के वेग के। अर्थात ताप बढ़ा दिया आपने तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, और ताप घटा दिया तो ताप घटाने पर अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ये थी इंपॉर्टेंट बात। ये कितना घट बढ़ सकता है? तो यदि अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इन ताप पर वेग नियतांकों के अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं। कैसे? आपने अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो वेग नियतांक, और प्रारंभिक ताप और वेग नियतांक ये लगभग बराबर होता है 2 से 3 गुना के, और इसे हम कहते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक कहते हैं सब। ये थी बात ताप गुणांक की। जब इस बात को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जब स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ अभिक्रियाओं के लिए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, कुछ अभिक्रियाओं के लिए 200 से 300 गुना बढ़ जाता है, और कुछ अभिक्रियाओं के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सब ताप गुणांक की परिभाषा, उस पक्ष में ताप की निर्भरता फ्लॉप हो गई। तो फिर एक नई अवधारणा आई जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस अवधारणा, जो कि आमतौर पर अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करती है, और ये कहती है कि अभिक्रिया का वेग पर्टिकुलर सक्रिय अणु की संख्या पर निर्भर करता है, और ये सक्रिय अणु कब बनते हैं? जब ताप दिया जाता है तो पर्टिकुलर आपस में टक्कर करके एक सक्रिय अणुओं का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग के पक्ष में ताप की निर्भरता के लिए आर्हीनियस ने अवधारणा दी, और इस अवधारणा के निम्नलिखित बिंदु हैं। निम्नलिखित बिंदु। नंबर 1, किसी भी अभिक्रिया में सारे के सारे क्रियाकारी अणु भाग नहीं लेते हैं। कुछ अणु जिनकी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है वो यथावत रह जाते हैं, और जिनके पास में पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिनको सक्रिय अणु कहते हैं, वो उत्पाद में बदल जाते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि अभिक्रिया में सभी क्रियाकारी अणु भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। इन सक्रिय अणुओं की बात करूं तो सक्रिय अणुओं की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है। तो हमारे पास में एक परिभाषा आ गई सक्रिय ऊर्जा के लिए कि अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा आधिक्य जो क्रिया कारक को क्रियाफल में बदलने के लिए आवश्यक है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये कर दिया आपने, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं उस मान को। सक्रिय अणु में कैसे बदलते हैं, तो सक्रिय परस्पर टक्करों द्वारा क्रियाकारी अणु सक्रिय अणुओं में परिवर्तित होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं आर्हीनियस के उदाहरण के अनुसार कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है सक्रिय अणुओं की संख्या के। अर्थात सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। इसी में आगे और बात करेंगे, इस अवधारणा को अच्छे से पढ़ें। और ताप गुणांक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो उसका फार्मूला भी याद रखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी क्रम में 6 पॉइंट की बात करें तो आर्हीनियस अवधारणा के अनुसार सिक्स पॉइंट कहता है आपको कि ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। जब क्रियाकारी अणु आपस में क्रिया कर एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से वो आगे बात करेंगे, कैसे देखिएगा। ए बॉन्ड बी था क्रियाकारी अणु, सी बॉन्ड डी भी क्रियाकारी अणु था। यहां उत्पाद बन गया आपके पास में ए बॉन्ड सी और बी बॉन्ड डी। यहां मध्यवर्ती संकुल कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ए और बी
ये आ गया आपके पास में ए और बी, ये सी और डी। यहाँ ए और बी के बीच का तो बॉन्ड टूटेगा, ये ब्लू कलर वाला शो कर दिया टूटने वाला, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ए और सी रेड कलर वाला, तो यहाँ ए सी और बी डी का फॉर्मेशन होगा। ये आ गया आपके पास में क्रियाकारी पदार्थ, और ये आ गया आपके पास में उत्पाद। इस अवधारणा का उपयोग करके आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसे हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। वो क्या है? आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण आपके पास में है dx अपॉन dt बराबर के वेग नियतांक ए ई बेस लॉग वाला ई बेस पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आता है आपके पास में आर्हेनियस अवधारणा, जहां के आ गया आपके पास में वेग नियतांक, के बराबर अभिक्रिया का वेग नियतांक। इसके अलावा ये आ गया आपके पास में ए कोई चर घातांक है, चर घातांक। ई ए आ गई सक्रियण ऊर्जा, और माइनस लग रहा है तो सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया वह न्यूनतम ऊर्जा। और आर आ गया गैस नियतांक, गैस नियतांक जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टी आ गया आपके पास में परम ताप, जिसकी वैल्यू होती है 298 केल्विन। ये थी आपके पास में पर्टिकुलर जस्ट ताप की निर्भरता, ताप गुणांक, और आर्हेनियस अवधारणा और आर्हेनियस अवधारणा के मुख्य अभिग्रहित और आर्हेनियस समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, इसी सीक्वेंस में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है, और सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। दो विधियां हैं, एक आलेखी विधि, आरेखी विधि, और दूसरी गणितीय अवधारणा, गणितीय विधि। और उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभिक्रिया के पर्टिकुलर वेग की टक्कर अवधारणा, जो कि अभिक्रिया के वेग को निर्धारण करती है। और उसके बाद हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के रूप में और इंक्लूड करेंगे उसी के साथ साथ। इसी तरह से अपना विश्वास जताते रहिए, यूं सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग करते रहिए ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे जुड़ सके। इसी विश्वास के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।